जो शादी एक सौदा थी, जिस शादी को ईशानी छोड़कर जा सकती थी, उस मंडप में ईशानी ने अकेले फेरे लिए। आखिर क्यों? आइए सुनते हैं ईशानी की पूरी कहानी। मिस्टर विराज ओबरॉय, आप मेरे बहुत करीब हैं। मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। प्लीज आप दूर हट जाइए। ईशानी ने सोचा कि वो अपने एक दिन के बॉस को ये सारी बातें बोल दे, लेकिन वो कह नहीं पाई क्योंकि ईशानी एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट थी और उसने अपने काम के पहले दिन ही दिल्ली शहर में जाने माने यंग बिजनेसमैन विराज ओबरॉय की शर्ट को गलती से हेयर स्ट्रेटनर से जला दिया था। जनरली उससे ऐसी गलतियां होती नहीं है, लेकिन आज यहाँ आने से पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था जिस वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। गुस्से में विराज ओबरॉय अपनी चेयर से उठकर ईशानी के बहुत पास आ गया और ईशानी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गोरा रंग और 6 फीट की हाइट के साथ साथ विराज की जिम वाली बॉडी शहर की हर लड़की को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन विराज ओबरॉय के इतने करीब होने के बाद भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो विराज ने कहा, मिस ईशानी, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी गलतियों को इग्नोर कर रहा हूँ। तुम्हारे पास अब केवल 15 मिनट बचे हैं मुझे इवेंट के लिए रेडी करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विराज ऐसा कहकर अपनी चेयर पर दोबारा बैठ गया और अपने बाल संवारने लगा। 5 फुट 6 इंच की छोटी सी ईशानी ने एक लंबी सांस लेते हुए सोचा, मैंने ओबरॉय इंडस्ट्री के सीईओ की शर्ट खराब कर दी और ये मुझसे नाराज नहीं हुआ। सुना तो था कि छोटी सी छोटी गलती भी माफ नहीं करता। ये मुझे सेकंड चांस क्यों दे रहा है? ईशानी जब विराज की ओर देखते हुए अपनी बातों में खोई तभी विराज ने दोबारा कहा, मिस ईशानी, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। आई नो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम अपने काम पर फोकस रखो। मैं अपना एक बड़ा सा पोस्टर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, उसे देखती रहना। विराज के तानों की वजह से ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आई और गले से स्कार्फ को निकालकर अपने काम में लग गई। 15 की जगह 10 मिनट के अंदर ईशानी ने विराज को पूरी तरह से रेडी कर दिया। ऑल डन मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर ओबरॉय, ईशानी के कई बार बोलने के बाद भी जब विराज ने जवाब नहीं दिया तो ईशानी की नजर विराज की आंखों पर गई, जो लगातार ईशानी के गले को देख रही थी। ईशानी के सुराही जैसे गर्दन के नीचे बने कॉलर बोन के गड्ढे के बीचों बीच एक बर्थ मार्क था, जिसे देखकर विराज सोच में पड़ गया था और उसने धीरे से कहा, ये बर्थ मार्क, ये तो। तभी ईशानी ने विराज को टोकते हुए कहा, सर, आपने कुछ कहा? विराज ने ईशानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो लगातार उस बर्थ मार्क को घूरता रहा। वो भूल गया था कि ईशानी एक दिन के लिए उसकी स्टाइलिस्ट की जगह पर काम करने आई है, क्योंकि उसकी 3 साल पुरानी स्टाइलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी ईशानी ने स्कार्फ से तुरंत अपने गले को ढकते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप इवेंट में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ईशानी ने जैसे ही स्कार्फ से अपने गले को ढका, वैसे ही विराज की नजरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो अपने होश में आ गया। विराज ने जब खुद को मिरर में देखा तो वो काफी इम्प्रेस हुआ। सच में ईशानी के हाथों में जादू था। गुड मिस ईशानी, काम तो बहुत अच्छा करती हो, लेकिन गलतियां भी बड़ी बड़ी करती हो। विराज ईशानी को सुनाकर इवेंट के लिए जाने लगा। तभी ईशानी ने पीछे से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन गुस्से में विराज के कदम वहीं रुक गए। मिस्टर ओबरॉय, अगर आप मुझे अपने दोनों खराब शर्ट का प्राइस बता देते तो मैं आपका कर्ज चुका देती। विराज ईशानी की इस बात पर आग बबूला हो गया, क्योंकि ईशानी ने विराज की ईगो को हर्ट कर दिया था। उसने गुस्से में ईशानी की बाह पकड़ते हुए कहा, मिस ईशानी मेहता, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं चाहूँ तो ऐसे 1000 शर्ट खरीद के डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और साथ में तुम्हारा करियर भी। ईशानी विराज का ये रूप देखकर एक पल को डर गई, लेकिन उस डर को ईशानी ने अपने दिल में दबाते हुए कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मैं आपके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन शर्ट मेरी वजह से खराब हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं
ईशानी की खुददारी देखकर विराज अचानक शांत हो गया और कुछ सोचने के बाद अपनी डेविल वाली स्माइल के साथ बोला, मिस ईशानी, क्या तुम्हें पता है इन 2 शर्ट्स के प्राइस क्या है? 12 लाख रुपए। शर्ट की प्राइस सुनकर ईशानी ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं सिर्फ 2 शर्ट के प्राइस पूछ रही हूँ, न कि आपके सभी शर्टों के। ईशानी की बातों पर उसे नीचा दिखाने वाली हंसी के साथ विराज ने कहा, मैंने 2 शर्ट के ही प्राइस बताए हैं, बहुत ज्यादा है ना? तुम चाहो तो एक तरीका है जिससे तुम अपना कर्ज उतार सकती हो। ईशानी ने डरते हुए पूछा, कैसे मिस्टर ओबरॉय? बस 1 रात का सौदा और तुम्हारे सभी कर्ज माफ। विराज के मुंह से अपने लिए ऐसे वर्ड सुनकर ईशानी काफी घबरा गई। जिसे अभी कुछ देर पहले उसने एक अच्छा इंसान समझ लिया था, वो फिर से उसकी नजरों में गलत हो गया था। मिस्टर ओबरॉय, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपने शरीर का सौदा करे। एक बार और सोच लो ईशानी, लाखों का कर्ज या सिर्फ 1 रात का सौदा और सब सही। ईशानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही ईशानी का फोन बजा। फोन पर लिखे नाम को देखकर ईशानी घबरा गई और फोन उठाने के लिए वहां से बाहर निकल गई। तभी वहां विराज का मैनेजर आ गया। सर, आपने ईशानी मैम को क्लियर क्यों नहीं किया कि आपके 1 रात का मतलब नेक्स्ट फ्राइडे नाइट को होने वाले नाइट इवेंट से है? आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या समझती है। मुझे इसके काम करने का तरीका पसंद आया, इसलिए मैंने उसे फ्राइडे नाइट इवेंट के लिए काम करने का ऑफर दिया था। लेकिन उस बेवकूफ लड़की ने मुझे गलत समझकर अपने हाथ से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज खो दी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, भीड़ बेकाबू हो रही है। ऑडियंस आपकी एक झलक पाने के लिए बेचैन है। प्लीज जल्दी चलिए। मैनेजर के ऐसे कहते ही विराज तुरंत ही उसके साथ इवेंट के लिए मेकअप रूम से बाहर निकल गया। उधर ईशानी ने फोन उठाते ही घबराहट में पूछा, आंटी, वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैं कब से आपके फोन का वेट कर रही थी। ईशानी के इतने सारे सवालों के बाद फोन की दूसरी तरफ से एक सिसकती आवाज के साथ जवाब आया, ईशानी बेटा, पुलिस वालों ने बोला है कि सिद्धार्थ की बचने की उम्मीद कम है। 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी। ये खबर सुनते ही ईशानी के हाथ से फोन छूट गया और उसके पैर लड़खड़ाने लगे, उसकी सांसें थमने लगी। ईशानी एक जिंदा लाश जैसी ठंडी पड़ गई थी और चलते चलते वो बीच सड़क पर आ गई। तभी बारिश के बीच अचानक ही ईशानी चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, तुम नहीं मर सकते सिद्धार्थ। तुमने प्रॉमिस किया था कि आर्मी ऑफिसर बनने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे, और अब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। कहाँ हो तुम सिद्धार्थ? प्लीज लौट आओ। ईशानी रोते समय जब खुद से बातें कर रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक कार ने ब्रेक मारा। ड्राइवर ने सही वक्त पे ब्रेक नहीं मारा होता तो ईशानी बच नहीं पाती। ईशानी ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन जब ईशानी ने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसने देखा कि कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं, विराज था, जो अपना इवेंट खत्म करके घर के लिए निकल रहा था। विराज गुस्से में कार से नीचे उतरा और ईशानी पर चिल्लाया, ईशानी मेहता, अब क्या हुआ तुम्हें? 12 लाख के कर्ज में दबकर आत्महत्या करने चली थी क्या? बिल्ली की तरह मेरा रास्ता क्यों काटती रहती हो? सिद्धार्थ के न मिलने की खबर सुनकर ईशानी अपने होश खो बैठी थी। वो बस इतना बोल पाई, वो वो सिद्धार्थ। इतना कहते ही ईशानी बेहोश हो गई। विराज ने ईशानी को उसके कंधों से उठाकर कहा, ईशानी, ईशानी तुम ठीक हो? विराज ने जब देखा कि ईशानी बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई तो विराज उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले गया। बेहोशी में भी उसकी आंखों में आंसू थे। ईशानी को इंजेक्शन लगा रहे डॉक्टर से जब विराज ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विराज, इस लड़की को किसी बात का गहरा सदमा लगा है। शायद इसने किसी अपने को खोया है। मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इसे टाइम टाइम पर देते रहिएगा।
बेड के पास खड़े होकर विराज लगातार ईशानी के कॉलर बोन पर बने बर्थ मार्क को घूरे जा रहा था। वो एक बार ईशानी के उस बर्थ मार्क को छूना चाहता था। उसके हाथ ईशानी की गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। तभी बेहोश ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। विराज ईशानी की बातें सुनकर वहीं बैठ गया। तभी ईशानी ने फिर से कहा, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर सिद्धार्थ? तुम्हें नहीं जाना था, लौट आओ। सिद्धार्थ का नाम सुन विराज के एक्सप्रेशन बदल गए और वो तेजी से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब इंजेक्शन का असर कम हुआ तो ईशानी को होश आया। ईशानी खुद को अनजान जगह पर देखकर घबरा गई और तेजी में अपना हैंड बैग उठाकर वहीं से निकलने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, कहाँ जा रही हो ईशानी? ईशानी विराज को सामने देख हैरान थी, लेकिन फिर उसे पिछली रात की बातें याद आ गई और वो बोली, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। कैसे नहीं हेल्प करता तुम्हारी? तुम्हें अभी मेरे 12 लाख रुपए भी तो देने हैं। वैसे कब तक दे दोगी तुम मेरे 12 लाख रुपए? मिस्टर ओबरॉय, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी, अभी मुझे घर जाना है। मिस ईशानी, मेरा ऑफर अब भी वही है, अगर तुम चाहो तो बस आज की रात और सब। ये कहते हुए विराज ईशानी के बहुत करीब आ गया था। इतने की ईशानी बड़े आराम से विराज की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और जाने के लिए कहा। तभी विराज ने फिर पूछा, वैसे बेहोशी की हालत में तुम बार बार किसी को अपने पास बुला रही थी, कौन था वो खुशनसीब शख्स? विराज की बातें सुनकर ईशानी पूरी तरह से अब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी और वहां से निकलने लगी। लेकिन विराज ने ड्राइवर से ईशानी को उसके घर तक ड्रॉप करने को कहा। ईशानी जैसे ही अपने घर पहुंची, उसे एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, ईशानी, ये घर है कोई धर्मशाला नहीं, जहाँ तुम जब मन करेगा तब आओगी जाओगी। वो आवाज ईशानी के सौतेले डैड संजय मेहता की थी। मैं काम करने जाती हूँ, ना कि आराम करने, और आपको तो अच्छे से पता होगा काम का मतलब, क्योंकि आपका काम तो ओबरॉय खानदान की बदौलत चलता है। ईशानी के तानों के बीच एक प्यार भरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसकी सगी माँ मालिनी मेहता की थी। अरे ईशानी बेटा, तुम्हारे डैड को तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए ऐसा बोल दिया। तो गुस्सा मत कर, बैठ आराम से, तुझसे कुछ बात करनी है। और आप भी ना, आपको पता है ना वो काम में कई बार लेट हो जाती है। ईशानी अपनी ही माँ के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर हैरान थी। वो समझ गई कि जरूर कोई बात है। ईशानी बेटा, तेरे लिए बहुत फायदे का सौदा है। हम चाहते हैं कि शीना की जिस लड़के से सगाई हुई थी उससे तू शादी कर ले। तुझे तो पता है शीना तो अभी बच्ची है। ओबरॉय खानदान के तौर तरीके इतने स्ट्रिक्ट है कि वो दूसरे ही दिन भाग आएगी, लेकिन तू तो समझदार है, संभाल लेगी। मॉम, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। अरे लेकिन वो तो मिल नहीं रहा ना, और मिल नहीं रहा तो समझ लो अब नहीं रहा, मर ही गया होगा वो। मान मेरी बात, तू क्या जिंदगी भर उसका इंतजार करती रहेगी? हाँ, मैं करूंगी उसका इंतजार, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी नहीं करूंगी। और आपको शर्म नहीं आती माँ? जिस ओबरॉय खानदान ने हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, उन्हें धोखा देते हुए। अरे उन्हें कौन सा मतलब है शादी कौन कर रहा है, उन्हें तो बस हमारे घर से एक बेटी चाहिए। ईशानी की मॉम अलग अलग तरीकों से ईशानी को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी बहन शीना की जगह ये शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। उसने गुस्से में अपनी मॉम से कहा, सॉरी मॉम, आपके माइंड में जो ये बकवास ख्याल आ रहे हैं ना, ये निकाल दो, क्योंकि इस जन्म में तो आपकी ये विश पूरी नहीं हो पाएगी, और नेक्स्ट जन्म में मैं दोबारा आपको अपना मॉम और डैड मानने की गलती नहीं करूंगी। तो आप जबरदस्ती की ये शादी भूल जाइए, और सिद्धार्थ जिंदा है। मालिनी, तुम्हारी बेटी जब तक इस शादी के लिए मान नहीं जाती तब तक उसका घर से निकलना बंद कर दो। सीढ़ियों पर खड़ी ईशानी डैड की बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई।
तभी उसे अपनी सौतेली बहन शीना की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से झूठे आंसू बहाने का नाटक करते हुए अपने डैड और मॉम को बता रही थी कि वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। डैड, मॉम, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मेरी दोस्त ने मुझे बताया है कि वो उनका सगा बेटा नहीं है बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है। उसके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। बस ओबरॉय खानदान ने उस पर एहसान करते हुए अपना सरनेम उसे दे दिया है। शीना के आंसू देखकर उसके डैड मॉम ऐसे पिघले जैसे कि शीना को जाने कितना बड़ा दुख हो गया हो। तभी शीना के आंसू पोंछते हुए उसकी मॉम मालिनी मेहता ने कहा, शीना बेटा तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारी मॉम। मेरे होते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मंडप में तुम्हारी जगह ईशानी ही बैठेगी। यस मॉम, उसे ही बिठा दो। वैसे भी ओबरॉय खानदान को तो सिर्फ वारिस। शीना बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं। जो बात दबी है उसे दबे ही रहने दो। सभी की बात सुनकर ईशानी को लगा कि वो अपने मॉम डैड या बहन के साथ नहीं बल्कि किसी बाजार में है जहां उसकी बोली लग रही है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये फैमिली ईशानी की है और उसकी बोली लगाने वाली उसकी सगी माँ है। ईशानी ने कमरे में घुसकर अपने रूम का दरवाजा बंद किया और कमरे में रखे रेडियो में लता मंगेशकर के गाने चलाकर जी भर के रोने लगी। ये गाने केवल उसकी सिसकियों को बाहर जाने से रोकने के लिए थे। ईशानी जी भर के रो नहीं पाई थी कि उसकी मॉम मालिनी मेहता वहां आ गई। रोने धोने से कुछ नहीं होगा ईशानी, तुम अपने पागल भाई के बारे में सोचो, जिसके इलाज के खर्च इतने हैं कि तुम पूरी लाइफ भी कमाओगी तो नहीं उठा पाओगी। लेकिन ओबरॉय फैमिली तुम्हारे भाई का खर्च आसानी से उठा सकती है। और अब तो सिद्धार्थ भी मर गया है। ईशानी ने हैरानी भरे नजरों से मालिनी की ओर देखते हुए कहा, मॉम, सिद्धार्थ मरा नहीं है, बस गायब है। और मुझे यकीन है कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी और वो सही सलामत घर आ जाएगा। लेकिन आपको ये सब पहले से पता था, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ा। ईशानी बेटा, पैसा हर मर्ज की दवा है। वैसे भी वो सिद्धार्थ तेरे लायक नहीं है। अब जो सामने है उसे देखो। मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती है? वो बचपन से आपके लिए हमेशा गिफ्ट लाया करता था, आपको अपनी मॉम की तरह प्यार करता था। बस ईशानी, बहुत हो गया उसके लिए तुम्हारा रोना धोना। अब अपने भाई के लिए जीना सीखो, जिसका अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो वो कभी सही नहीं हो पाएगा। तुम शादी के लिए नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई के इलाज का और खर्च नहीं उठा पाऊंगी। फिर वो तिल तिल कर अपने पागलपन की वजह से मरता रहेगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। ऐसा कहते हुए मालिनी ईशानी के कमरे से बाहर चली गई। ईशानी चीखती रही लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उधर दिल्ली के सेक्टर 27 में ओबरॉय मैंशन में एक सक्सेस पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में मौजूद थे। लाउड म्यूजिक के बीच सभी अपने हाथों में वाइन विस्की के ग्लास लिए झूम रहे थे। वहीं पास की टेबल पर बैठा ओबरॉय खानदान का गोद लिया हुआ बेटा विवेक ओबरॉय वाइन की हर एक सिप के साथ कुछ सोच रहा था। तभी किसी ने उसके हाथ से वाइन की ग्लास छीनते हुए कहा, आपने गलत जगह पर दांव खेला है बड़े भैया। मैं विराज ओबरॉय हूँ, आपकी चाल में नहीं फंसूंगा। अरे विराज, तुम आओ, पहले एक एक ड्रिंक करते हैं फिर बातें करेंगे। विराज ने अपने बड़े भाई के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और सीधा कहा, मैं आपकी जगह शादी नहीं करूंगा। आपने शीना से एंगेजमेंट की है तो शादी भी आप ही करोगे। विराज, अगर मैं तुम्हें अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी दे दूं तो? जो पहले से ही मेरा है उसे क्या देंगे आप? और विराज ओबरॉय हर एक मिनट में आपके जैसे हजारों प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता है। अगर आपके पास कोई बेस्ट डील हो तो कॉल मी। विराज ये कहकर जाने लगा, तभी विवेक ने जोर से चिल्लाकर कहा, जिस लड़की को तुम सालों से ढूंढ रहे हो उसका पता सिर्फ मैं जानता हूँ। आखिर किस लड़की को ढूंढ रहा था विराज? क्या ईशानी अपने पागल भाई के लिए देगी अपनी खुशियों की बलि? जानने के लिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए माई सीक्रेट हस्बैंड।